हेलो फ्रेंड्स, मैं खुर्रम काज़मी आपका दोस्तों मैं इस वक्त लखनऊ में हूँ और एक ट्रेनिंग कंडक्ट करके आ रहा हूँ जो कि रिलेटेड थी कि गर्मी बढ़ रही है। अभी पहला मौसम इस तरह का दिखा है। जो गर्मी हमारी मार्च से शुरू होती थी, 2 महीने डिले करके गर्मी शुरू हुई है और आज टेम्परेचर उम्मीद है कि 41-42 क्रॉस करेगा। तो बात जो है वो गर्मी की हो रही थी। इस वक्त मैं लखनऊ में एक पार्क के पास खड़ा हूँ, तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों से भी बात कर लूँ कि अगर गर्मी आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना है। सेहत का ख्याल मतलब आप जो दिन शुरू करते हैं, नॉर्मल डे आपका 10 बजे के आसपास होता है, 2 घंटे 1.5 घंटे आप इसको पहले शुरू कर दें। अगर आप 8 साढ़े 8 से शुरू करेंगे तो 1 बजे तक आप 4-5 कंप्लेंट्स अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद 1 से 3 साढ़े 3 4 तक रेस्ट करिए। 4 के बाद से आप रात में 8 बजे तक आपके पास टाइम होता है, आप कॉल्स को अटेंड कर सकते हैं। तो अपनी सेहत का ख्याल रखना इस गर्मी में, जब टेम्परेचर अभी 42, 44, 46, 48 पहुंच सकता है, आपका पहला कर्तव्य है। फिर हम कुछ चीज़ें ज़रूर करेंगे, जैसे खाली पेट घर से नहीं निकलेंगे। नंबर 1, अपने साथ अपना पानी लेके निकलेंगे। कहीं भी किसी भी कस्टमर के यहाँ जब तक आप 100% श्योर नहीं है कि पानी सही है, आप पानी नहीं पिएंगे। बाहर तो बिल्कुल भी नहीं। बाहर का दोस्तों हम कुछ नहीं खाएंगे, अपना खाना साथ लेके चलेंगे। बाहर जो आपको खीरे छिले हुए मिल रहे हैं, एकदम टच मत कीजिए। और बहुत गर्मी में अगर आपको ज़रूरत पड़ गई, थोड़ा सा ठंडक में आ जाइए। ठंडक का मतलब थोड़ा सा छाँव में खड़े हो जाइए। खीरा खा सकते हैं ज़रूर आप, लेकिन अपनी आंखों के सामने छिलवा के खाइए। जो छिले रखे हैं वो नुकसान कर सकते हैं। समोसे, चाय एकदम भूल जाइए, कम से कम अगले 20-25 दिन, जब गर्मी एकदम हाईएस्ट पर है। तो ये तो आपके लिए है। थोड़ा केयरफुली काम करिए क्योंकि आपकी सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेहत भी इंपॉर्टेंट है। तो जो रेफ्रिजरेटर के लोग हैं, जो रेफ्रिजरेटर अटेंड करते हैं या जो हमारे कस्टमर रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी कुछ बेसिक चेंजेस आपको करना पड़ेंगे। सिर्फ एटीट्यूडनल चेंज है, जैसे रेफ्रिजरेटर के रखने की जगह पे हवा का मूवमेंट प्रॉपर होना चाहिए। एकदम ऊपर पंखा ना लगा हो, लेकिन हवा का मूवमेंट प्रॉपर होना चाहिए। जो कंडेंसर खुले हुए हैं, बैक साइड पर हैं, उन कंडेंसर्स को हफ्ते 10 दिन में एक दफ़ा किसी चीज़ से, झाड़ू से साफ कर दें। कस्टमर को आप इन्फॉर्मेशन दें कि वो आराम से झाड़ू से साफ कर सकता है, कोई तरह का उसमें ख़तरा नहीं है। जिन रेफ्रिजरेटर्स में हमारे कंडेंसर जो हैं वो इनसाइड है, मतलब वॉल्स के अंदर हैं, उसको खुला रखना है। उस पर कोई कवर, कोई चीज़ उस पर नहीं होना चाहिए कि प्लास्टिक डाल दिया या कवर डाल दिया। टॉप के ऊपर भी जो आप कपड़ा डालते हैं, उससे अगर बैक में कंडेंसर है या साइड में कंडेंसर है, अक्सर हमने देखा कि टॉप पे जो कपड़ा पड़ा हुआ है या कोई जो कवर पड़ा है, उसमें साइड में एक 12-12 इंच की इधर और उधर या 10-10 इंच की पॉकेट्स हैं, वो हमारे कैबिनेट को कवर कर रही हैं। तो जहाँ कैबिनेट में हमारे कंडेंसर है रेफ्रिजरेटर में, वहाँ पे वो नुकसान पहुँचाएंगी। तो ऊपर का कवर सिर्फ ऊपर ही होना चाहिए, ना बैक में लटके ना साइडों में लटके। आपको डोर का गैस्केट भी चेक करना है कि डोर प्रॉपरली बंद हो रहा है कि नहीं। अगर डोर प्रॉपरली नहीं बंद हो रहा है, नॉर्मल दिनों में इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी जो अगले 30-40 दिन है, जब टेम्परेचर 40, 42, 44, 46 पहुँचने वाला है, तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं, जितने से काम चल जाता है। नॉर्मली 15 इंच 18 इंच में आपका काम चल जाता है। पानी निकालिए, दरवाज़ा बंद कीजिए, आराम से पीजिए, फिर दरवाज़ा खोल के पानी रख दिए। और अच्छा क्या रहता है कि हम फिलहाल जब गर्मी ज़्यादा है, वाटर कूलर में पानी बना लें और आराम से सारा दिन उसको इस्तेमाल करें। तो डोर की ओपनिंग 10-15 इंच से ज़्यादा नहीं और 10-15 सेकंड से ज़्यादा नहीं। इसी तरह से हमारा जो फ्रीज़र है, उसमें आप मेटेलिक चीज़ें फ़िलहाल के लिए ना रखिए। मेटेलिक भगोनों में, एल्युमिनियम के भगोने, स्टील के भगोने, स्टील के गिलासेस में पानी मत रखिए। अभी फ्रीज़र पे काम बढ़ गया है, उसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ रही है, नीचे भी उसको ठंडा करना पड़ रहा है। तो आपके पास प्लास्टिक की जो ट्रे हैं, उसी में आइस जमाइए। 2 की जगह 4 ट्रे रख लिए, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एक भगोना रखा तो पानी में बहुत गर्मी होती है और हमारे कंप्रेसर को बहुत एडिशनल काम करना पड़ता है। इसी तरीके से बिना फ्रीज़र डोर के, बिना चिलर ट्रे के अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो कंप्रेसर की ज़िंदगी का सवाल है। जहाँ पे जाली वाले शेल्फ दिए हैं, वहाँ पे उसके ऊपर कुछ प्लास्टिक नहीं बिछाना है, क्योंकि नीचे की कूलिंग के लिए वही जिम्मेदार होते हैं। इसी तरीके से बहुत ओवरलोडिंग ना कीजिए फ्रिज को। फ्रिज डोमेस्टिक इस्तेमाल के लिए है, कमर्शियली उसको यूज़ करेंगे तो फिर वो इफेक्ट आने वाले नहीं है। इसी तरीके से थर्मोस्टेट आपका मैक्सिमम की ज़रूरत तो कभी नहीं पड़ती है, कोई इमरजेंसी आती तभी मैक्सिमम कीजिए, अदरवाइज मिनिमम या नॉर्मल या थोड़ा मैक्सिमम के पास कर सकते हैं।
फ्रॉस्ट फ्री में खास तौर से नीचे लोड बढ़ जाता है तो आपको रेफ्रिजरेटर मैक्सिमम करना है, फ्रीज़र मिनिमम करना है। और उसी तरीके से फ्रीज़र पे जितना कम लोड रखेंगे फिलहाल 20-25 दिन, उतना नीचे की कूलिंग ज़्यादा अच्छे से रहेगी। इसी तरीके से जो साइड में कंडेंसर होते हैं उस पर भी अक्सर मिट्टी जम जाती है, खाक जम जाती है, दिखती नहीं है कलर की वजह से, बट अगर हम 4-6 दिन में एक दफ़ा गीले कपड़े से साइडों को साफ़ कर देंगे तो उनको भी परफॉर्म करने में आसानी रहने वाली है। और सब्ज़ी का तो किसी भी फ्रिज में सब्ज़ी 15-15, 20-20 दिन नहीं रहती है। अगर आप सब्ज़ी खरीद के ला रहे हैं और ताज़ी है, वो भी डिपेंड करता है, तो नॉर्मली 3 से 5 दिन सब्ज़ी आपकी प्रॉपर मेंटेन रहती है। अननेसेसरली उसको बहुत डिले करके रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना चाहिए। तो थोड़ी सी केयर करेंगे, थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। लाइट जाती है हमेशा स्विच ऑफ कर दीजिए, जब लाइट आती है तब स्विच ऑन करिए। स्टेबलाइज़र ज़रूरी है जहाँ पे वोल्टेज का बहुत अप डाउन है। बहुत से रेफ्रिजरेटर्स स्टेबलाइज़र बिल्ट इन लिखा है, लेकिन सब कुछ है, फिर भी सेफ्टी के लिए अगर आप स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो ये बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। एयर कंडीशनर की बात करें, रूम के साइज से एयर कंडीशनर है, एकदम कूलिंग करेगा। लेकिन अभी क्योंकि ओवरलोडिंग हो गई है, टेम्परेचर बढ़ गया है, एकदम से 42-43 टेम्परेचर आ रहा है, तो थोड़े से बदलाव आपको एसी की वर्किंग में भी करना पड़ेंगे। आपके लिए बेस्ट सूटेबल टेम्परेचर 16-18 नहीं है, बल्कि 25-26-27 आपकी सेहत के लिए बेस्ट सूटेबल टेम्परेचर है। बॉडी का जो थर्मल कंट्रोल होता है वो 10-12 डिग्री का कंट्रोल कर लेता है। मीन्स 20 से अगर आप 32 में जाएंगे निकल के कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन 20 से निकल के 40 में जाएंगे तो स्ट्रोक हो सकता है और भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो केयरफुली हम लोग टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। फिल्टर की क्लीनिंग एयर कंडीशनर की कूलिंग को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हफ्ते 10 दिन में एक दफ़ा सीख लें कि कैसे फिल्टर निकलता है, उसका आप कवर खोलेंगे, आराम से फिल्टर को निकालेंगे, आराम से क्लीन करके उसको दोबारा से अपनी जगह पे लगा देंगे। फिल्टर का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। एयर का मूवमेंट भी आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। कहते हैं कि बिल्कुल फोकस होकर एयर मेरे बॉडी पे नहीं आना चाहिए। अगर बहुत ठंडी हवा मुझको लग रही है तो कई बार बहुत सी प्रॉब्लम हेल्थ रिलेटेड इश्यूज डेवलप हो सकते हैं। इसी तरीके से कमरे में जितनी भी खिड़कियां हैं उन पर पर्दे होना चाहिए। अगर उन पर धूप पड़ती है, डबल पर्दा होना चाहिए, बल्कि अगर उस पर धूप आ रही है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हमें पता है कि साउथ की वॉल अगर खुली है तो इस पर बहुत ज़्यादा लोडिंग आने वाली है। तो साउथ की वॉल को हमेशा हम केयर करेंगे। 4 इंच की है, बहुत परेशानी होने वाली है। साउथ में खिड़कियां हैं अगर शीशे की, उन पर धूप आती तो परेशानी होने वाली है। तो खिड़कियों पे मोटे पर्दे डाल देंगे। कोई भी खिड़की शीशे टूटे ना हो, ऊपर कोई एग्जॉस्ट फैन ना लगा हो या उसके लगने की जगह है तो उसको बंद कर देंगे। थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होती है। दरवाज़ों को भी देख लेंगे कि अननेसेसरी नीचे से 4-4 इंच खुले हैं, 3 इंच खुले हैं, तो आपके कमरे में गर्मी ऐड ऑन करेंगे। जहाँ पे बेस्ट कूलिंग चाहिए उसी के आसपास हमारा इंडोर लगना चाहिए। इंडोर की हाइट बहुत ऊंची है, आपको कूलिंग देर से मिलेगी। 6.5 फीट 7 फीट जो है वो एकदम सूटेबल है। कभी भी अगर हमारा बेड है, बेड के बिल्कुल ऊपर एसी नहीं लगाया जाता। अगर आप एसी बेड के बिल्कुल ऊपर लगाएंगे आपको हर आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि थोड़ी आवाज़ें नॉर्मली होती हैं। रिले वर्क करेगी, कट से आवाज़ आपको सुनाई देगी। कभी कभार एसी से पानी टपक सकता है। अब वो तो एक स्पेशल, हम लोगों ने भी गॉडरेज कंपनी ने एक एंटी लीक लॉन्च किया है एयर कंडीशनर, उसकी बात अलग है। लेकिन एसी से कभी कभार पानी टपक सकता है। कभी भी उसको अपने सर पे, मतलब बेड के बिल्कुल ऊपर नहीं लगाना चाहिए। फिर एकदम नीचे हवा नहीं फेंकता है तो हवा दूर फेंकेगा, तो आपका गर्मी बनी रहेगी, देर में ठंडक आएगी। तो एसी मोस्ट सूटेबल जगह हमारी सामने है या क्लोज, जहाँ पे भी आप, अपना ऑफिस है तो जहाँ पे आप बैठते हैं उसका जितना क्लोज हो सके, या जहाँ पे आप लेटते हैं, जहाँ पे आपका ड्राइंग रूम है उसमें जहाँ पे लोग होते हैं वहाँ से एकदम क्लोज हो सके। आउटडोर की अगर बात करें, आउटडोर में इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि वो क्लीन होना चाहिए। कंडेंसर में मिट्टी इकट्ठा होती है, उसकी सभी लोग तकरीबन मार्च के एंड में, अप्रैल के फर्स्ट वीक में या फरवरी में ही अपने एसी की सर्विसिंग करा लेते हैं। और क्लीनिंग कैसे करते हैं? धो के क्लीन कर देते हैं, उसको प्रेशर से क्लीन कर देते हैं। लेकिन अभी धूल ज़्यादा उड़ रही है तो वो 20 से 25 दिन में फिर चौक होने लगता है। तो अगर आपकी पहुंच है तो उसको पानी से धो दिए, पानी से वॉश कर दीजिए। कभी भी कंडेंसर साउथ साइड पे होगा, ध्यान से ऊपर जाके देख लिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर हम नॉर्थ एरिया में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश और इस तरह के एरिया में रह रहे हैं, तो नॉर्थ में हीट लोड ज़्यादा होता है।
अगर कंडेंसर फेस कर रहा है हीट लोड को, हमेशा आपको दोपहर के वक्त प्रॉब्लम रहेगी। इवनिंग में तो नहीं, लेकिन दोपहर में, नाइट में नहीं, दोपहर में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो जो भी इंस्टॉलेशन करने आ रहा है या करने जा रहा है, वो हमेशा ख्याल रखे कि हमें कंडेंसर को साउथ साइड पे नहीं प्लेस करना है। अगर मजबूरी आ जाए तो फिर उसके ऊपर शेड होना चाहिए। तो कंडेंसर क्लीन होना चाहिए। अगर हमारे इंजीनियर्स हैं तो रिटर्न प्रॉपर आना चाहिए, इंसुलेशन प्रॉपर होना चाहिए। आप भी देखिए एज ए कस्टमर कि अगर किसी गिलहरी ने हमारे पाइपों का इंसुलेशन काट दिया है, चूहों ने पाइपों का इंसुलेशन काट दिया है, तो उसको री इंसुलेट करा लीजिए, क्योंकि कंप्रेसर की ज़िंदगी के लिए रिटर्न होने वाली ठंडक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो दोस्तों थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो हमारे रेफ्रिजरेटर्स भी और जितने हमारे कूलिंग के अप्लाइंसेस हैं और हमारा एयर कंडीशनर परफेक्टली काम करेगा। फिर मिलेंगे दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।